हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 25 जुलाई। तो दोस्तों हम लोग कवर करते हैं 24 और 25 जुलाई का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत पिंक बस सेवा शुरू की है? तो पिंक बस जो सर्विस है ये केरल स्टेट की तरफ शुरू किया गया है। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए सर्विस शुरू किया गया है। यह है केरला का फिजिकल मैप। देखते हैं डिटेल से दोस्तों। केरल को मुख्य रूप से इसकी ऊंचाई और बनावट के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। जो पहला है उच्च भूमि। पूर्व में स्थित यह सबसे प्राचीन यानी प्री कैम्बियन चट्टानों से मिलकर बना है। इसमें अन्नामलाई, कार्डमम और नीलगिरी की पहाड़ियाँ शामिल हैं। यह हमें पूछता है अन्नामलाई की हाइट कितनी है, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। इसकी हाइट है 2495 मीटर। और मध्य उच्च भूमि ये पश्चिमी घाट और तटीय मैदानों के बीच का क्षेत्र है। यह क्षेत्र चाय, कॉफ़ी और रबर और मसालों की खेती के लिए बहुत फेमस है। तटीय मैदान ये दोस्तों अरब सागर के समानांतर फैला हुआ एक नया क्वाटरनरी पीरियड का जरूर मैदान है। और यहाँ पे लेगून, बैकवाटर्स और कायल पाए जाते हैं। कयाल जो केरल की प्रमुख नदियाँ हैं वो पेरियार, यह केरल की सबसे लंबी नदी है। 244 किलोमीटर हाइट लंबाई है इसकी। और ये केरल का जो शिवागारी पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। जो प्रसिद्ध इडुक्की बांध है, याद रखिएगा, इडुक्की डैम जो है ये केरल के पेरियार नदी पे ही है। अन्य नदियाँ भरतपुझा और पुनानी, ये केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पंबा नदी ये सबसे तीसरी लंबी नदी है। सबरीमला जो मंदिर है, सबरीमला टेम्पल, ये इसी नदी के किनारे स्थित है। और भी नदियाँ हैं चालकुडी, कलादा। केरल मुख्य रूप से दोस्तों ये बैकवाटर्स के लिए यानी बैकवाटर्स वेटलैंड्स है, इसके लिए ज़्यादा फेमस है। भारत की जो सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये लगून झील है। रामसर साइट भी यहाँ पे दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में है। वेमनाथ लेक, इसी में नेहरू ट्रॉफी प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। जो अष्टामुडी झील है ये कोल्लम जिले में स्थित है। शास्तमकोटा झील यह केरल की सबसे मीठे पानी की झील है। शास्तमकोटा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें तो दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ हाथी और बाघ संरक्षण के लिए यह प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है। इरावलकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये नीलगिरी टहर के लिए ज़्यादा फेमस है। इसके साथ ही साथ अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल है। मालाबार तट जो केरल का तट है उसको मालाबार तट में शामिल किया जाता है। और ये मसालों के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। कोची, कालीकट, अलपुझा ये सब मसालों के व्यापार के प्राचीन काल में केंद्र हैं। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में इसी तट के पास पहुंचा था, कालीकट के पास पहुंचा था। अगला है दोस्तों, हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में फैले इबोला प्रकोप के संदर्भ में इबोला वायरस मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके माध्यम से मनुष्यों में फैलता है? तो जो फैलता है संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शारीरिक तरल पदार्थ के जो फ्लूइड्स होते हैं सीधे संपर्क में आने से ये इबोला वायरस फैलता है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और युगांडा में इबोला वायरस प्रजाति के कारण इबोला जो है बहुत फैला हुआ है। और ये घातक विषाणु जनित बीमारी है जो फिलोविरिडो परिवार के जो विषाणु होते हैं उनके द्वारा यह फैलता है। यह एक जूनोटिक बीमारी है, यानी ये जो पशु होते हैं या पक्षी होते हैं उनसे ये फैलता है। खास करके जो फ्रूट बैट्स होते हैं, चमगादड़, उनसे तेज़ी से फैलता है। इबोला वायरस के संपर्क में आने से ये वायुजनित नहीं होता है, यानी हवा के माध्यम से नहीं फैलता है दोस्तों। इसकी जो अवधि होती है 2 से कई दिनों की होती है। और लक्षण में होता है बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, ये सब इसके लक्षण हैं। अगला है, हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 15 वर्ष और 118 दिन की आयु में अर्धशतक बनाकर पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र के अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी, बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और ये जिम्बाब्वे के खिलाफ ये 18 गेंद पर अर्धशतक बनाया था। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं जो 15 वर्ष 118 दिन में अर्धशतक बनाया, विश्व रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण की गई है। उड़ान परीक्षण की गई कुसा मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की मिसाइल रक्षा प्रणाली है? तो DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है कुसा मिसाइल प्रणाली का। और ये दोस्तों ये लंबी दूरी से सतह में हवा मार करने वाली
ये मिसाइल है। लंबी दूरी से सतह में हवा मार करने वाली मिसाइल है और DRDO के द्वारा इसे उड़ीसा के तट के निकट APJ अब्दुल कलाम जो व्हीलर द्वीप पहले इसका नाम था, वहीं से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये दोस्तों मुख्य रूप से जो ये मिसाइल प्रणाली है, लड़ाकू विमानों, स्ट्रीट जेल्स, क्रूज मिसाइल, सटीक निर्देशित हथियारों, मानव रहित हवाई वाहनों और बैलिस्टिक मिसाइलों रहित सहित विभिन्न प्रकार के हवाई खतरे को बेअसर करने के लिए बनाया गया है। प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत इसमें दोस्तों 350 किलोमीटर तक मार करने वाली उच्च ऊंचाई वाली हवाई खतरों को प्रभावी ढंग से नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसमें बहुत सारी मिसाइलें ऐड की गई हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल है 150 किलोमीटर की, 250 किलोमीटर की, 350 किलोमीटर की। तो ये एक रडार प्रणाली पे काम करता है और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके इसको नष्ट कर देता है। जैसे भारत ने रसिया से S-400 जो डिफेंस सिस्टम लिया था, उसी के तौर पे ये प्रोजेक्ट कुशा है जो अपना मैन मेड इंडिया है, मेक इन इंडिया के तरीके से बनाया जा रहा है। अगला है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया गया विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा खेल पे जो रोमानिया का दौरा हुआ था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, तो वहाँ पे ये 3 क्षेत्रों में MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2026 में 21 रुपये देश की यात्रा पर गई, जहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री एली बोलाजन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। तो रोमानिया के ये PM है एली बोलाजन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है और वार्ता के साथ साथ दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, क्लीन एनर्जी, न्यू टेक्नोलॉजी में निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों 3 देशों की यात्रा थी। पहले मोल्डोवा, फिर उत्तरी मैसेडोनिया, लास्ट में रोमानिया। याद रखिएगा, क्रम पूछ लेता है। अगला है, हाल ही में भारत की, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 किस अधिवेशन में संशोधन करने के लिए राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण जो विधेयक है 2026, ये दोस्तों जो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के रोकथाम अधिनियम 1971 है, उसमें संशोधन करने के लिए राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक मुख्य रूप से राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, संविधान, राष्ट्रगान आदि जो राष्ट्रीय हमारे प्रतीक हैं, उनके अपमान को रोकने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए जाएं। राष्ट्रीय ध्वज, इस नियम में राष्ट्रीय ध्वज को भारत का संविधान, राष्ट्रगान, इन सब चीज़ों को इसके दायरे में लाया जाएगा। अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। इसके लिए भारतीय ध्वज संहिता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 भी लाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की विशेषताएं 3:2 के आकार में होती हैं। इसमें रंग केसरिया, श्वेत और हरा, ये 3 रंग होते हैं। अशोक चक्र बीच में होता है, जिसमें 24 तीरों वाला चक्र होता है और ये अशोक चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से ये लिया गया है। राष्ट्रगान हमारा जो नेशनल एंथम है, जनगण मन अधिनायक, ये इसके रचनाकार थे रविंद्रनाथ ठाकुर और 1911 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपना लिया गया। इसका जो पूर्ण प्रस्तुति का समय है वो 52 सेकेंड लगता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसके जो रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये उपन्यास आनंद मठ 1882 से लिया गया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थी। तो दोस्तों ये मीराबाई चानू भारतीय दल के ध्वजवाहक बनी हैं। और 23वां राष्ट्रमंडल जो खेल है वो अगस्त में होने वाला है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में स्थित OVO हाइड्रो में इसका भव्य उद्घाटन किया गया। और आधिकारिक उद्घाटन महारानी कैमिला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम और राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकालो की उपस्थिति में जो वहाँ के प्रिंस है चार्ल्स तृतीय, इन खेलों की आधिकारिक उद्घाटन की घोषणा की। इसमें प्रमुख रूप से 10 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। याद रखिएगा, इसमें 10 ही खेल मात्र शामिल किए गए हैं। बहुत सारे खेलों को बाहर कर दिया गया है। और ये 10 दिवसीय इस बहु खेल प्रतियोगिता में 74 देश इसमें अपना भागीदारी, अपना टीम भेज रहे हैं। ग्लासगो, इसके पहले 2014 में ग्लासगो में 20वां राष्ट्रमंडल खेल का
आयोजन किया गया था। भारत में 2010 में किया गया था जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और पहली बार भारत ने पहली बार 1934 लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, जहां पहलवान राशिद अनवर ने भारत के लिए पहला जो है कांस्य पदक जीता था, जिसमें प्रमुख खेल शामिल होंगे। 10 खेल इसमें शामिल किए गए हैं: एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, तैराकी, पैरा तैराकी, बास्केटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी, जूडो, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन, बाउल्स। बहुत सारे गेम को हटा दिया गया है, जैसे कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश, शूटिंग, ये सब गेम्स को हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन के अंतर्गत देश में कितने समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो देश में 3 रासायनिक पार्क स्थापित किए जाने वाले हैं। कैबिनेट इसकी मंजूरी दे दी है और ये जो भव्य रसायन स्कीम है उसके तहत इसकी स्थापना की जा रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई थी और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से फाइनेंशियल 2030-31 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए इसमें कुल 3030 करोड़ रुपये के साथ इसको लागू किया जाएगा। इसके तहत दोस्तों 3 समर्पित रासायनिक पार्क का स्थापना किया जाएगा। तो दोस्तों आज का गणेश इतना ही था। थैंक यू।